क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चैप्टर 11 सन 1857 ईस्वी का विद्रोह। हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले पॉइंट को पिछली क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट 2 है अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह देखिए, दरअसल यहाँ एक इन्वर्टेड कोमा है 2.1 में कि ये गिलास फल बेमत्तल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। जरा इसको समझिए कि एक कौन ऐसी फल थी जो अंग्रेजों के मुंह में गिरने वाला था। बकायदा उन्होंने इस चीज को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन स्थापना होने के बाद बहुत ही धीरे धीरे बड़े ख्वाब में जी रहे थे। लाजमी है उनका इस ख्वाब में जीना। पूछिए क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यह जान रही थी कि जिस सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश पर हमने कब्जा किया है, निश्चित रूप से जैसे जैसे उनके और भी रियासत में हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा भू राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी। आप मेरी बात को समझिए। सारा मसला यही है, रुपए, पैसे, मुद्रा, लेन देन और इसी का खेल है। बाकी चीजें रही या न रहे, ठीक है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए कि अवध एक रियासत था, ठीक है, और इस रियासत पर शासन करने वाले जो शासक थे वाजिद अली नवाब था, ठीक है। कौन थे? तो नवाब वाजिद अली शाह था। क्या हुआ कि ये बातें कहनी पड़ गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। आखिर क्या हुआ? सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। मैं आप लोगों के ऊपर भी ऐसे ही प्रश्न छोड़ रहा हूं, तब तक आगे बढ़ते हैं। दरअसल 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये बातें कही थी। किसने कहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जनरल जो भारतीय उपमहाद्वीप में नियुक्त है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। इसने कहा पूरे रियासत को देखने के बाद, पूरे रियासत की गहन अध्ययन करने के बाद, पूरे रियासत का सर्वेक्षण सीमांकन करने के बाद, ठीक है, उसने ये कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। आप इस कंटेंट को याद रखेंगे, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और तब क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने? इस रियासत को औपचारिक रूप से 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। आपके मन में यह सवाल भी आना चाहिए कि जब वहां पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में नवाब वाजिद अली शाह शासन कर रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर कैसे इसको अपने साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया? आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1757 ईस्वी की प्लासी युद्ध और 1764 ईस्वी की बक्सर युद्ध के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की छत्रछाया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जा रही थी। तो जाने की जो प्रोसेस थी, उसी प्रोसेस का ये भी शिकार हुआ। कौन? अवध रियासत, अवध के शासक और पूरे अवध की जनता, पूरे अवध के किसान। सोचिए, इन्होंने बिना किसी शासक को पूछे, बिना उसकी अनुमति लिए इन्होंने घोषित कर दिया। दरअसल रियासत पर यह कब्जा लगातार चलता रहा, ठीक है। 1798 में आप पाएंगे कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा उस सहायक संधि के बारे में भी। ये भी दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार की नीति थी। इतना ही नहीं, अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रथा का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।
अब ये क्या हुआ कि 1801 ईस्वी में अवध में सहायक संधि पहले ही थोप दिया गया था और इस संधि में एक शर्त दिया गया था अवध रियासत को, वह यह था कि नवाब, अब जरा ऐसे समझिए कि अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, इनको एक शर्त थोपी गई, वह यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना की एक टुकड़ी वाजिद अली शाह अपने किले के अंदर रखेंगे। ठीक है, किले के अंदर रखेंगे। इतना ही नहीं, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर वाजिद अली शाह काम करेगा और अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब क्या करेगा, अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धीरे धीरे ही नहीं बल्कि दिनों दिन अंग्रेजों के ऊपर निर्भर होता जा रहा था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल ही थी कि नवाब की शक्ति जितनी हो, उसकी सेना जितनी हो, खत्म कर दिया जाए। और ऐसे भी नवाब की कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। ठीक है, और जब प्रशिक्षित सेना नहीं थी तो क्या होगा? जब नवाब की प्रशिक्षित सेना नहीं थी तो क्या होगा? लाजमी है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशिक्षित सेना है उससे तो वह लड़ नहीं पाएगी, है ही नहीं, शून्यता है, और जो है भी वह इससे टक्कर नहीं ले पाएगी। अब देखिए रेजिडेंट कौन होता था? रेजिडेंट दरअसल गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। इसका मतलब है कि लॉर्ड डलहौजी का रेजिडेंट ही होगा जो वाजिद अली शाह के दरबार में रहता होगा। और आप यूं समझिए कि वह रेजिडेंट एक तरह का राजदूत था और सीधे वह शासक के पास हस्तक्षेप करता था। अगर वाजिद अली शाह अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने रियासत में सुधार के काम करेगा तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी रोक देगी और वह रेजिडेंट रोकेगा। जैसे वह अपनी सेना का विस्तार करना चाहेगा तो रेजिडेंट इसकी खबर गवर्नर को देगा और वहां से सेना को भेज करके इसकी सेना को भंग करवा देगा। मतलब किसी भी ऐसे काम को वाजिद अली शाह को नहीं करना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाए, जो लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ हो जाए। ठीक है, तो काम कैसी करनी थी आप समझिए, काम कैसी करनी थी? तो अब वही काम करने हैं आपको जो सहायक संधि की नीति थोपी गई है और आगे चल करके आपके साम्राज्य की घंटी बज चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आपके मन में इतनी सारी तो भूमिका मैंने बता दिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि अवध का विलय कुप्रथा के आधार पर क्यों किया गया, यानी अवध का विलय क्यों किया गया? तो मैंने भी पहले कहा था कि जो प्लेन एरिया है, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि प्लेन एरिया में भूमि फर्टाइल ज़्यादा होता है, दो आपका क्षेत्र। ठीक है, अब उसी फर्टाइल में अंग्रेज लोगों ने नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना। ये एक नकदी फसल है, नील और कपास। जहां काफ़ी मात्रा में धान हो रहा हो, गेहूं हो रहा हो या अन्य फसलों की उपज हो और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए केवल नकदी फसल की आवश्यकता है, उन्हें इसकी नहीं आवश्यकता है, तो इसके लिए वह जी जान लगा करके उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर ही डालेगा। आप ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब वाजिद अली शाह प्रॉपर टैक्स ही दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट को, गवर्नर को, कि यह जो टैक्स है यह कम पड़ रहा है। बाकी रियासत से इन्हें अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें उपजाऊपन के कारण से कम पड़ रहा है। तो यह उपजाऊपन कैसी उपजाऊपन है? तो इन्हें लग रहा है क्या कि यहाँ पर कपास की खेती किया जाए, यहाँ पर नील की खेती किया जाए और ये दो खेती किया जाए, जिससे कि क्या होगा, रेवेन्यू में इजाफा होगा। किसानों का क्या होगा, आप जरा आप ही अनुमान लगा लो कि जब आपको आपके चावल को, धान उपजाने के लिए छोड़ देने के लिए कहा जाए, यही हाल गेहूं के लिए कहा जाए
और आपको कहा जाए कि आप नकदी फसल का प्रोडक्शन करें, गन्ना, कपास, नील, तो आपकी हालत क्या होगी? आपका शोषण होगा। अब चूंकि उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था और किया गया, तो 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जीत हासिल कर लिया था और मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटका, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में आ चुके थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 ईस्वी के अवध अधिग्रहण के साथ पूर्ण हो जाने वाली थी। अब देखिए सहायक संधि। सहायक संधि क्या था? तो लॉर्ड बेलेजली जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, 1798 ईस्वी में उन्होंने एक तैयार किया व्यवस्था, जिसके तहत ये था कि जो भी भारतीय राजा हैं या जो भी भारतीय उपमहाद्वीप के रियासत के राजा हैं, ठीक है, उन्हें अंग्रेजों के साथ संधि करने पर, तो कैसी संधि? तो आपको अपनी जान बचानी है, आपको अपनी रियासत बचाने हैं, ठीक है, मैटर समझिए। आपको अपनी जान बचानी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी रियासत बचाने हैं, ठीक है। ये दो कारण से आपको अंग्रेजों के साथ कुछ शर्तें माननी पड़ेगी और वही शर्तें जो है सहायक संधि कहलाया। तो है क्या सहायक संधि में? बातें क्या है जरा समझिए। पॉइंट 1 में इनका कहना है, किनका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी भारतीय रियासत के राजा अंग्रेजों के साथ इस तरह की संधि करेंगे, यानी हमारे साथ संधि करेंगे, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी हूं, गवर्नर जनरल हूं, तो मैं आपको फायदा यही दूंगा कि इस रियासत में जो कोई भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी कंपनी आप पर हमला करेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी 100% मेरे ऊपर है। आप बेधड़क अपने रियासत में बने रहिए, अब मुझे जितना जल्दी हो सके और जितना अधिक मात्रा में हो सके वह टैक्स मुझे देते रहिए, नहीं तो जहां मेरे टैक्स में कमी आई और जहां मेरे टैक्स को देने में देरी हुई, फिर खतरे की घंटी आप पर बज जाएगी। ऐसे भी तो घंटी ही बजने वाली संधि है ये। नंबर 2 है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगा। मतलब अगर अवध ने इस संधि को 1801 ईस्वी में इस पर साइन किया था, ठीक है, 1801 ईस्वी में इस पर साइन किया था, ठीक है, तो इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की प्योर ब्रिटिश, नॉट इंडियन आर्मी, इसमें कोई भी इंडियन आर्मी नहीं होता था, केवल और केवल ब्रिटिश आर्मी होता था, वह इस अवध नवाब के दरबार में, इसके किले में एक ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी तैनात रहती थी। होल प्रोसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था और जो होल सैनिक थे प्लस ऑफिसर्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चैनल जा रहा था बनता हुआ, और ये बकायदा बना भी रहे थे। नंबर 3, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। मैं आपकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक टुकड़ी आपके दरबार में तैनात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो प्योर ब्रिटिश हैं, प्योर अंग्रेज हैं, ठीक है, प्योर यूरोपियन हैं, ठीक है, तो इसके सारे खर्चे की जिम्मेवारी उस रियासत के शासक को लेना है और करना है। तो यही काम अवध का नवाब भी कर रहा था, ठीक है। और चौथा पॉइंट था कि सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, दैट मीन्स अपने ही भारतीय रियासत में समकालीन शासक के साथ वो दोस्ती नहीं कर सकेगा, और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के साथ अगर कोई दूसरी कंपनी दूसरी भारतीय राजा लड़ाई कर रहा है, ठीक है,
तो क्या होगा जब वो लड़ाई कर रहा है, अगर ये राजा चाहेगा कि मैं जाकर वहाँ पर ये लड़ाई करूं, ठीक है, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मान लिया जाए अवध रियासत के बगल रियासत का जो राजा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन अवध रियासत को लगता है कि हमें उस राजा का साथ देना चाहिए, इस दौर में साथ देना चाहिए, जबकि ये दोनों ही अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं ये सारे राजा लोग क्षेत्रीय रियासत के, ठीक है। लेकिन चूंकि जब ये आफत इन लोगों पर आ चुकी है तो लाजमी है कि अब ये साथ देना चाहेगा अपने लोगों का, लेकिन क्या पता कि अपने ही लोग में से कुछ अंग्रेजों के प्योर गुलाम हो चुके हैं जो उसकी मुखबरी करते हों, उसकी जासूसी करते हों। तो आप जब तक हम आपको अनुमति नहीं देंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट गवर्नर जनरल अनुमति नहीं देगा, तब तक वह शामिल नहीं होगा, वह केवल और केवल तमाशा देखेगा, ठीक है। आप समझो, आपकी सारी, जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक शक्ति तो सीज पहले ही किया जा चुका है, आपकी जो बची खुची सैनिक शक्ति है ना वह भी सीज कर लिया गया, ठीक है। इतना ही नहीं, आपका जो विदेशी ताकत भी है ना वह भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपके जो नातेदार और रिश्तेदारी चलती थी ना किसी के साथ में, वह कनेक्शन सीधा काट दिया गया। अब आप क्या हुए, पंगु बन गए, पंगु, यानी अवध का रियासत और उसके शासक व नवाब वाजिद अली शाह इस संधि को मानने के साथ ही पूरी तरह से पंगु बन गया। अब आप नाम के राजा हो, सोचो आप यूं ही जान है बट बेजान राजा हो, जान है बट बेजान राजा हो, कहने भर को ये किला है, ठीक है, और ये रियासत है, बट आप लकड़ी की मूर्ति के जैसा ही राजा हो। बात समझिए, जब चाहेगा अंग्रेज तो इस लकड़ी की मूर्ति का जो राजा बना हुआ है जिसमें जान है, ठीक है, उठा के कहीं भी रख देगा, नौबत आएगी तो आग लगा करके जला भी देगा, लेकिन ऐसा फिलहाल वह नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, यही बात है बेजान 2.2 में लिखा है ना कि देह से जान जा चुकी थी। अब हुआ यूं कि जब रियासत के लोगों को पता चला कि अवध का भी विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कर लिया गया है और शासक की सारी शक्ति को छीन लिया गया, जो बची खुची हुई शक्ति थी वह भी छीन लिया गया, तो लाजमी है गुस्सा तो चढ़ेगा ही, ठीक है। और इतना ही नहीं किया, नवाब वाजिद अली शाह को अवध से उठा करके, ठीक है, कह दिया गया कि चुपचाप मैं तुम्हें पेंशन दे रहा हूं थोड़ी बहुत, और यहां से सीधा शिफ्ट हो जाओ कलकत्ता, दूर दूर तक इधर नजर नहीं आना, ठीक है। कहा कि तुम तो लोकप्रिय शासक नहीं हो इस रियासत में, यह लोकप्रिय शासक हो। आप समझिए बात, कितने आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकप्रिय शासक नहीं है, प्रशासन चलाना इन्हें नहीं आता है, ठीक है, अच्छी तरह से शासन नहीं चला पा रहे थे, सही से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, और लोग उन्हें दिल से नहीं चाहते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल दिया कि ये लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय है, मगर सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते राग लापते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे गए। क्या फायदा है जाने से? अब नवाब के निष्कासन से जो पैदा हुई समस्या और दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को समझिए, उस समय के सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा था कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा ना था
जहां से जान ये आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। तो एक लोकगीत में इस बात पर भी शोक व्यक्त किया गया। अब इसी आधार पर लोकगीत की भी रचना हो गई और प्रायः आपको जितने भी लोकगीत मिलेंगे वह दुख, दर्द या सुख भरी लोकगीत ही मिलेंगे। कहानियां हमारी छोटी सी संस्कृति से लेकर बड़ी संस्कृति तक के बनने के हिस्सा को बयान करती है। ये लोकगीत हमारी विविधताओं का बयान करती है। यह हम हिस्सा है। ये लिटरेचर्स का मौखिक स्वरूप में चलने का तरीका है। गांव में ये आपको बेधड़क सुनाई पड़ेंगे। जब आप इसकी सच्चाई को खोजेंगे तो आपको उस समय के संदर्भ की घटना को अवलोकन करना पड़ेगा। अब यूं समझिए कि इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और भी बल मिल गया। तो नवाब के हटाए जाने से न केवल नवाब को समस्या पैदा हुई, बल्कि नवाब और नवाब के दरबार से जुड़े हुए और नवाब के प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी तमाम तरह के ताल्लुकदार थे, कर्मचारी थे, सब हलकों में क्या मच गया? कोहराम मच गया। एक झटके में जैसे लगता है किसी की मौत हो गई तो उनकी काया ही पलट गई। यूं ही यहां पर यही हुआ ना। अब उनकी जो संस्कृति थी, परंपरागत संस्कृति थी, वह झटके में खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। सोचिए कितने बेरोजगार हो गए सिर्फ एक आरोप के कारण कि कुपर था। जबकि यह भी आरोप ईस्ट इंडिया कंपनी का 100% नहीं 1000% गलत था। चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो 1798 ईस्वी का सहायक संधि का नीति लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया और 1801 ईस्वी में अवध के रियासत पर थोप दिया, ये संधि सिर्फ लाया था इन्होंने थोपने के लिए। आप नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। संधि पर हस्ताक्षर करनी पड़ेगी और संधि की शर्त को मानना पड़ेगा। यही घटना, यही चीजें यहां पर हुई। अब देखिए, नवाब साहब जा चुके हैं। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है। ठीक है, दर्द जरा देखिए इसकी। मजबूरन अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। कहता है कि अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जान ये आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए हैं। ठीक है, देश से विदा लेकर परदेश चले गए हैं। 2.3 में है फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। इस पॉइंट में आपको समझना है कि फिरंगी किसे कहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में या भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी शक्ति है, आपको भी पता है। इस विदेशी शक्ति को यहाँ के लोगों ने फिरंगी कहा। मुझे लगता है कि ये शायद उर्दू लफ्ज ही होगा या फारसी, कुछ भी होगा, लेकिन ये एक उर्दू लफ्ज से मिलता जुलता है। ठीक है, अब फिरंगी क्या कहा जाता है? फिरंगी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इस देश का बासिंदा नहीं है। इन्होंने, यहाँ के लोगों ने, ठीक है, यूरोपियंस के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब देखिए क्या होता है, ताल्लुकदारों में हड़कंप मच जाता है। किसान और सिपाहियों की एक दूसरे से इस कदर समस्या और शोषण बढ़ गया, ठीक है, कि वे देखने लगे कि एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। मतलब हमारा काया ही पूरी तरह से पलट हो गया। अब न जाने कितना भयंकर शोषण होगा। अब 1857 ईस्वी के महान सिपाही विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ जन प्रतिरोध, ठीक है, जन विरोध का एक अभिव्यक्ति बन गया था। इतना ही नहीं,
अब देखिए, कहा मैंने कि नवाब ही नहीं गया, उसके साथ ताल्लुकदार भी चले गए, ठीक है, और उसकी जागीरें भी चली गई, उसके किले भी बिखर गए, और ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर जो नियंत्रण रखते आए थे, अब इन्हें एक भिखमंगे की दौर का जीवन जीना है। जो कभी महलों में रहने को आदि थे, जो अय्याश की जिंदगी जीते थे, अब इन्हें नौकर और चाकर की जिंदगी जीना पड़ेगा। अब इनके कर्म पर और नियत पर केवल ही जो शोषण था किसानों के ऊपर, पहले भी शोषण था इनका किसानों के ऊपर, अब इनकी शोषण भयंकर तरीके से होगी। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, अपने किले थे, ठीक है, और अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और तालुकदार स्वयं राजस्व चुका दें, ठीक है, तो उनके पास मतलब उनके पास उनकी संप्रभुता छोड़ दी जाती थी। तो कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदार के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो थी ही, ठीक है। आप सोचिए क्या था, अधिग्रहण के बाद तुरंत इन तालुकदारों की सारी सेनाएं भंग कर दी गई। तालुकदार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, नवाब वाजिद अली शाह का तालुकदार, उनका प्रशासनिक अधिकारी। आप यूं कह सकते हैं कि एक जमींदार वर्ग है, ये एक जमींदार वर्ग है। और ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को सीधा चोट पहुंचाया और 56 ईस्वी में एक मुश्त बंदोबस्त नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी पुराने हर वो सिस्टम को समाप्त कर दिया गया जो नवाब और उसके दरबार से जुड़ा हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक राजस्व वसूली के लिए अपने नया सिस्टम को लागू कर दिया। वह एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से जाना गया, ठीक है। और यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, और उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपनी ताकत का एहसास दिलाने का प्रयास किया। और इस एकमुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध का 67% गांव था, और जब यह बंदोबस्त लागू हो गया तो यह संख्या घटकर 38% रह गया। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। वह क्या हुआ कि सबसे ज्यादा गांव उन्हीं का छीना जाने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का मानना था। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई, और अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। समझे? यहां तक कि कुछ स्थानों पर तो राजस्व की मांग में 30% से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी ना तो तालुकदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। अब यहां रहा बात कि जब सत्ता इनकी छीन गई तालुकदारों की, तो यहां पर पूरी तरह से इनका सामाजिक व्यवस्था भंग हो गया, और निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, वे सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। और अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। इसका मतलब था सारे लोग शोषणकर्ता नहीं थे, सारे तालुकदार एक जैसे नहीं थे। कुछ तालुकदार होंगे जो अपने किसानों की भी दर्द को अपने आप में समझते होंगे, ठीक है।
अब ये भी देखना है कि वे किसानों से तरह तरह के मद में तो पैसा वसूल लेते थे और बुरे वक्त में, मतलब उनकी हालत जब माली हो जाए तो उस वक्त वे उनका हेल्प भी करते थे। तो लाजमी है कि वह एक गैर लचीली भू राजस्व व्यवस्था से पीसने लगा था। अब फसल अगर खराब हो गई, ठीक है, सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो पहले भी किसानों का ही शोषण हो रहा था, अभी भी किसान का ही शोषण किया जा रहा है, ठीक है। तालुकदार तो बीच में पीस गए, ठीक है, उनकी जब सत्ता गई शासक की तो वे पीस गए। अवध जैसे जिन इलाकों में 57 ईस्वी में, ठीक है, 1857 ईस्वी के दौरान जो प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला, ठीक है, और बागडोर उसकी असल में तालुकदार और उनके किसानों के ही हाथ में थी, ठीक है, और बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे, ठीक है, और किसानों के बीच असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे, ठीक है। दशकों से सिपाही कम वेतन और समझ सकते हैं आप, उनकी व्यस्तता के कारण, छुट्टी न मिलने के कारण यह संतुष्ट थे। तो 1850 ईस्वी के दशक तक आते आते उनके बीच में असंतोष की भावनाएं गहराने लगा। अब तालुकदारों की सोच कैसी थी, ठीक है, दरअसल इनके रवैये को रायबरेली के पास स्थित एक काला कंकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया है, ठीक है, किया था। लिखा है कि विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज ऑफिसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था, और उस ऑफिसर ने आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह से कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप ऑफिसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि आपको अपने देश से खदेड़ सकूं। सोचिए क्या है इनकी सोच में। 1857 ईस्वी के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे ऑफिसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे, और 1820 ईस्वी के दशक में जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे सिपाहियों के साथ दोस्ताना संबंध पर जोर देते थे और वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, शिकार पर जाया करते थे, और उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति से बाकायदा वे परिचित हो चुके थे बहुत सारे लोग, और उनमें से अफसर की कड़क, अभिभावक का स्नेह दोनों ही निहित था। 40 के दशक में यह स्थिति बदलने लगी और ऑफिसरों में क्या हुआ, श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। मतलब मैं यूरोपियन सैनिक, ठीक है, और वे हिंदुस्तानी सैनिक, नस्ल दोनों का अलग है। वो कमतर नस्ल के हैं। हिंदुस्तानी सैनिक खराब नस्ल के हैं, श्रेष्ठ काम नहीं करता है, उनकी भावनाओं की जरा से भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा बिल्कुल बात बात में बन जाती थी। अब सिपाहियों और ऑफिसरों के बीच का जो फासला था वह बढ़ता चला गया। यानी हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हिंदुस्तानी फौज और यूरोपियन फौज के बीच में जो भेदभाव की प्रक्रिया 1840 ईस्वी के बाद होने लगी, यह काफी ही भेदभाव बढ़ने लगा।
पहले भी मैंने आपको कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनके लिए बेहतर सारी सुविधाएं अवेलेबल है, और उसकी तुलना में जो भारतीय सैनिक हैं एक ही कंपनी में काम करने वाले, तो इनके पास सुविधाओं की घोर कमी है। इनको नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वो काला ये गोरा, ठीक है। उनके खान पान के लिए अलग किचन है, इनके खान पान को जैसे तैसे छोड़ दिया गया है। तो भरोसे को बिल्कुल ही इन्होंने संदेह में ला दिया, और तब और बातें बढ़ गई जब चिकनाई युक्त कारतूस की घटना, ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण बन गया। यह आपको यह भी याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच एक गहरा संबंध था। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। कहां पे? तो बंगाल आर्मी के सिपाही में। ध्यान देंगे कि किसान ही, ठीक है, या गांव के लोग ही इसमें बहुत ज्यादा भर्ती हुआ था, और उनमें से भी बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाने लगा था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, ठीक है, और उन्हें जो अपनी खतरे दिखाई पड़ रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। और दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का जो भय था, छुट्टियों की उनकी जो शिकायतें थी कि छुट्टी हमें दिया नहीं जाता है, ठीक है, और जो बढ़ते उनके साथ भेदभाव था, नस्ली गाली गलौज था काला गोरा का, यह भी बिल्कुल गांवों में चिंगारी की तरह आग फैल गई। समझिए, अब सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रंग रूप पर कैसा असर पड़ा होगा? तो गहरा असर पड़ा होगा। इसका मतलब है कि अब वे कुछ भी करने को तैयार हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। चाहे लड़ाई करनी हो, चाहे जो कुछ भी करनी हो, करना है तो करना है, ठीक है। तो यहां पर यह भी एक कारण बना सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का। तो कारण में प्रमुख रूप से क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो 1798 ईस्वी में लागू किया गया था, और लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, कौन सी नीति? अवध विलय की नीति, कुप्रथा के कारण, ठीक है। तो एक यह 57 के विद्रोह में घी में आग का काम किया।